हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और एक बार वापस मैं आप सभी के साथ हमारे इस अन अकेडमी जुडिशरी यूट्यूब चैनल पर जुड़ चुका हूं, जहां हम और आप मिलके इस वक्त अपने मई के महीने के सारे करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि सर जून का मिड निकल चुका है, मई के करंट अफेयर्स अभी क्यों? क्योंकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं वहां पे करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कई ऐसी न्यूज है जो मुझे लगता है शायद आप भूल रहे हैं, मिस कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इसी चीज को अच्छी तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे मई के महीने के टॉप इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स क्या क्या हैं। चलिए शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। इस जो मेरा आपका टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स, सारी की सारी नॉलेज, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या आपका कोई भी और अपडेट है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यही मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस क्लास की और मेरी बाकी सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे ही मिलती है। तो अगर अभी तक उसको अवेल नहीं किया है तो उसको अवेल कर लीजिए। और अभी हम फिलहाल शुरू कर सकते हैं अपने टॉप इंपॉर्टेंट अपडेट से। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना रखते हुए केवल उन चीजों को देखना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कॉमनली पूछा जा सकता है, यानी कि सबसे लैंडमार्क इवेंट जो हुए। राधिका जी, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड एब्सोल्युटली वेल। चलो अब ध्यान से देखो और सारी की सारी चीजों को समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3 नए जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है। जब इन 3 जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ था तो यह स्ट्रेंथ बढ़ के 34 हो चुकी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन इस वक्त वापस 33 हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली 3 नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है और 3 जजेस का बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आप बैकग्राउंड पे जाएंगे तो सबसे पहले जो है जस्टिस एनवी अंजारिया हैं, जो कहां से आते हैं, जो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए। उसके बाद आते हैं जस्टिस ए एस चंदुरकर, जो कि करंटली बॉम्बे हाई कोर्ट में सर्व कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट से एक रिटायरमेंट हुआ था, इसलिए इनको यहां लाया गया। और उसके बाद आते हैं जस्टिस विजय बिश्नोई, जो कि चीफ जस्टिस थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब चूंकि एलिवेशन हुआ है, ये तो हर महीने होता है, मतलब हर महीने नहीं होता, लेकिन ये जो आपका सिलसिला है ये चलता रहता है, काफी फ्रीक्वेंट होता है। जैसे ही जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, वैसे ही कुछ एलिवेशन होते हैं। इसीलिए आपको कलीजियम सिस्टम के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको कलीजियम सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो इसी चैनल पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस वक्त बहुत ज्यादा एडवोकेट किया जा रहा है जस्टिस, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जस्टिस यशवंत वर्मा, कैश मिलने की न्यूज के बाद से कि एनजेएसी जैसी चीज आनी चाहिए। तो एनजेएसी और कलीजियम मई और जून और उसके साथ साथ अप्रैल के महीने का करंट अफेयर का सीरीज रहा है, तो उसको आप प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निशी जी, वेरी गुड इवनिंग। डेली लाइव, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो ये हुई हमारी पहली अपडेट। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी अपडेट आती है। जो दूसरी अपडेट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जुड़ा हुआ था गैंगरेप से। अब ये जो पर्टिकुलर केस है इसका नाम है राजू एट उमाकांत। एक मिनट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। राजू एट उमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहां पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गैंगरेप के केस में अगर पेनिट्रेटिव एक्ट केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया है, वो उन सबको क्या कर देगा, कॉमन इंटेंशन में ये रेप के लिए, गैंग रेप के लिए दोषी ठहराने के लिए काफी है। यानी कि यहां पे क्या कहा गया कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप का ऑफेंस कमिट किया है, ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग ही होंगे। अब इस सिचुएशन में जो पेनिट्रेटिव एक्ट है वो केवल एक ही का प्रूव हुआ है, तो इस सिचुएशन में कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए हमें यह बात जरूरी नहीं है कि सबके अगेंस्ट इंडिविजुअली पेनिट्रेटिव एक्ट प्रूव हो। किसी एक बंदे के अकेले के पेनिट्रेटिव एक्ट को प्रूव करने से पूरे के पूरे ग्रुप को गैंग रेप के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जजमेंट था, राजू एट उमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। जब ये आया था तो लगभग हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज हाउस ने इसकी कवरेज करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको थोड़ा सा नर्वस कर देने वाला है, क्योंकि इस चीज से हर कोई गुजरा है, हर कोई इससे थोड़ा सा परेशान रहा है। वो है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। पिछले 3 से 4 महीने से पूरी की पूरी चर्चा इसी केस की चल रही थी कि भाई ये केस क्या है, इसके इंप्लीकेशंस कैसे होंगे। तो फाइनली ये केस आपके पास आ चुका है। इस केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसका जजमेंट आया था 20 मई 2025 को, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहां पे कुछ बीच बीच में ऑर्डर्स रिलीज हुए थे। 15 तारीख को भी एक जो है ऑर्डर आया था, मतलब एक जजमेंट आया था, लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट मैटर को लेके था। हमारा जो सिविल जज का मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है, उस आईए नंबर का जो जजमेंट है वो आया 20 मई 2025 को। इसके साइटेशन मैंने यहां लिख दिया है
3 जजों की बेंच ने इस जजमेंट को सुनाया। जस्टिस बी.आर. गवई जो कि चीफ जस्टिस थे, जस्टिस ए.जी. मसी और उसके साथ ही साथ जस्टिस के.वी. चंद्रन, ये 3 जजेस की बेंच ने क्या बोला, अब इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जुडिशरी के फील्ड में, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। यहां पे ये बोला गया कि सर अगर आपको कभी भी क्या करना है, अगर आपको कभी भी हमारे देश में कोई जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए आपके पास 3 साल का क्या होना चाहिए, 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन यहां पे इस चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी किया, इजी भी किया, आप जो कह सकते हैं। यहां पे ये बोला गया कि अगर आप कभी भी 3 साल की प्रैक्टिस दिखाना चाहते हैं तो जो आपकी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर से हम क्या काउंट करेंगे, 3 साल का समय काउंट करेंगे। लेकिन ये ऐसे ही प्रूव नहीं हो जाएगा केवल रजिस्ट्रेशन नंबर देख के, तो फिर क्या करेंगे सर इसमें अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी प्रिंसिपल जज से इस सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट कराना होगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, कोई एक ऐसा एडवोकेट जिसकी प्रैक्टिस 10 साल की रही हो। और अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट के कोई प्रिंसिपल जज की तो नहीं होता वहां पे बेसिकली कोई भी ऐसा लीगल ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट ने इस काम के लिए बैठाया हो, उस ऑफिसर का ऑथेंटिकेशन और ये जो सर्टिफिकेट है वो कौन बनाएगा, कोई भी एडवोकेट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये वो पूरा मामला है 3 ईयर मिनिमम प्रैक्टिस रूल का। और इसके लिए एक और बात का ध्यान रखिएगा, करंट वैकेंसीज पे इफेक्ट नहीं पड़ा था, 3 महीने का क्वेश्चनिंग टाइम दिया गया था कि सभी स्टेट अपने अपने रूल्स को मॉडिफाई कर लें। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है। सर आप न्यू क्रिमिनल लॉज के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाएंगे क्या? डेली लाइफ आने वाला है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। मेरी कल ही बात चल रही थी, हो सकता है इवनिंग में 4 या 5 बजे से वो सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आता है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है सर, 15 मई को जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस है उसका पहला जजमेंट आया था। उसके ठीक एक दिन पहले ही जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने चीफ जस्टिस की ओथ ली थी, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मई महीने में एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो तो यही है कि सर चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई साहब जो है इंडिया के चीफ जस्टिस के पद पे नियुक्त हुए। अब इनका टर्म ऑफ ऑफिस कब तक है, ये 23 नवंबर 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, यानी कि 23 नवंबर 2025। इस डेट को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो यहां पे जो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है वो क्या कह रहा है सर, 2019 से इनका अपॉइंटमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, 2025 तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहे, जहां पे वो आखिरी के तकरीबन 6 महीने चीफ जस्टिस के पद को संभालेंगे। ठीक है, चलिए ये वाली बात भी हमारी डन हुई। इसके बाद हम आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही लैंडमार्क केस आता है जो आर्टिकल 21 के बारे में है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए इसको भी आप मिस नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में क्या हुआ सर, डिजिटल एक्सेस को और आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने डील किया। केस का नाम है अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेक अपडेट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस स्पेशली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रॉब्लम क्या थी सर, बेसिकली केवाईसी और जो डिजिटल सिस्टम्स थे वो ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करते थे जिनको कोई डिसेबिलिटी है या जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, क्योंकि उनके फेस में डिफॉर्मिटी होती थी, तो उससे उनका फेस रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को आर्टिकल 21 का वायलेशन बोला और बोला कि इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द कोई कदम उठाने चाहिए। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला कि ये जो एक्सक्लूजन है डिसेबल्ड पर्संस का, क्योंकि उनका फेशियल उनका फेशियल या फिर उनका जो विजुअल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता, ये गलत है। इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने केवाईसी जो आपके रूल्स हैं और ऐसे जितने भी एक्सेसिबल जो आपके डिजिटल सिस्टम्स हैं उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। कौन से एक्ट के तहत, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत। यहां पे इसकी रीजनिंग क्या की गई, यहां पे ये बोला गया कि ये जो डिजिटल एक्सेस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के सर्विसेज को, एजुकेशन को और इनफैक्ट हमारे देश में हर एक फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए। और ये पर्सन विद जो डिसेबिलिटीज हैं उनके तहत काफी डिस्क्रिमिनेटरी है कि उनको ऐसी चीजों का एक्सेस नहीं मिल रहा है। आरती जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। डेट नहीं आ रही छत्तीसगढ़ जुडिशरी की। दिल्ली लाइव जी आप ये मान के चलिए कि डेट आने में थोड़ा सा समय और लग सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी ऐसे ही करता है, वो एकदम से डेट देगा और बोलेगा 1.5 महीने में एग्जाम है। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, आर्टिकल 21, 14 और 15, और उसके साथ साथ आर्टिकल 38 को जो कि सोशल जस्टिस की बात करता है, और यहां पे सब्सटैंटिव इक्वालिटी की डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल किया गया। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है जो कि मई के महीने का, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े तो आपने इस फोटो को भी जरूर
देखा होगा, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एक न्यूज है, इसमें कोई लीगल अपडेट क्या है? लीगल अपडेट इसमें कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल रही है इसीलिए इससे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक व्लॉगर है, और ये व्लॉगर कौन है? इनके ऊपर एस्पेनाज का और उसके साथ साथ स्पाई होने का आरोप लगाए कि ये बेसिकली है इंडियन, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये स्पाई कर रही थी। इस सिचुएशन में आपके लिए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो ऐसी केसेस को डील करते हैं इंडिया में। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और उसके साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये दोनों के दोनों जो है क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ यूएपीए एक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, और उसके साथ साथ आईपीसी, आईटी एक्ट और सीआरपीसी तो आपको पता है, लेकिन जो मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 और उसके साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये तीनों के तीनों एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है जो ऐसी सिचुएशंस को डील करते हैं। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कहां से पढ़ें सब्जेक्ट वाइज? इसके लिए कई बुक्स आती हैं, आप मंथली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी स्टडी मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आपके मंथली डाइजेस्ट आते हैं, वो सबसे बेस्ट जगह है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है भुवन रिभु बिकम्स फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव वर्ल्ड लॉ कांग्रेस ऑनर। ये पहले ऐसे इंडियन लॉयर है जिनको ये ऑनर मिला है, बहुत ही ज्यादा हाईली डेकोरेटेड ऑनर है, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग है जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। यहां पे क्या है सर, यहां पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सर इनका नाम क्या है सर, भुवन आपका रिबू इनका नाम है, जिनको ऑनर किया गया है किस चीज से? मेडल ऑफ ऑनर बाय द वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन एट 2025 वर्ल्ड लॉ कांग्रेस। तो बेसिकली 2025 की वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में इनको अवार्ड किया है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने बाय द मेडल ऑफ ऑनर। ये 3 कीवर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए ये डाउट ना रहे। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको मिला है मेडल ऑफ ऑनर, जो कि किसने दिया है? जो इनको दिया है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन ने। ठीक है, और उसके साथ साथ ये कब हुआ है इनको? ये इनको मिला है 2025 वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में। 2025 के वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में इनको ये अवार्ड मिला है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस आउट नहीं करना है। दिस इज अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, हर टॉपिक के लिए, जजमेंट के लिए कहां से पढ़ें? इसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड वो मिल जाएगा। आप चाहें तो किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंथली डाइजेस्ट आती है, वो सबसे बेस्ट है। मंथली डाइजेस्ट में टॉपिक वाइज ही केसेस दिए रहते हैं, तो आप किसी भी मंथली डाइजेस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उससे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो, ये जो न्यूज है ये जून की है, लेकिन फिर भी मैं मई के महीने में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जून का जो पूरा मंथली रैपअप है ना, वो मैं जुलाई में लेके आऊंगा, और तब तक कुछ लोगों के एग्जाम हो जाएंगे, और ये काफी लैंडमार्क है, तो इसके बारे में भी तुरंत पढ़ लेना। बेसिकली तुम्हें यह पता होना चाहिए कि विजय माल्या जी अभी रिसेंटली वापस से न्यूज में आने लग गए हैं। तो इनिशियली जब इनका केस हुआ था, तो किस कारण इनका केस हुआ था, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट थे, उसमें हमें ध्यान देना है। 13 जून 2016 से ये मैटर डेवलप होना शुरू हुआ था, यानी कि लगभग 9 साल पहले। ये जो इनका केस था वो कौन से एक्ट में हुआ था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। तो इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बाकी चीजों की इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पीएमएलए एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो जून जुलाई में एग्जाम लिखने वाले हैं। क्योंकि मुझे लाने में लेट हो जाता है, इसलिए मैंने इनका ये भी कवर कर लिया है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है प्रेसिडेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सबसे एपेक्स पावर्स में से एक है। अब इस सिचुएशन में रिसेंटली हमें एक केस देखने को मिला, और वो केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का। इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच, दो या 3 जज, जस्टिस पार्डीवाला उसके प्रिंसिपल जज थे, जहां पे उन्होंने ये बोला कि ये जो आपके तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने 10 बिल्स को क्या कर रखा है? पॉकेट विटो का इस्तेमाल करके अपने पास रखा हुआ है, जो कि गलत है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में अपने जजमेंट में यह बोला कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास एक टाइम फ्रेम है, और उतने टाइम फ्रेम के अंदर या तो उनको बिल को असेंट करना है, या तो बिल को वापस कर देना है। अब इस सिचुएशन में यहां पे इनिशियली तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली हमें मई के महीने में देखने को मिला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्वेश्चंस पूछे सुप्रीम कोर्ट से, और वो टोटल क्वेश्चंस थे 14 अंडर आर्टिकल नंबर। आपको, आप में से किसी को भी आर्टिकल नंबर याद है क्या? कौन सा वो आर्टिकल नंबर है जिसके तहत? ठीक है, ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे ये जो मेन सवाल था वो ये पूछा गया कि सर हमें आप ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये क्या है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे बेसिकली स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का ये केस था, जहां पे तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में आके ये दलील पेश करी थी कि जो गवर्नर है तमिलनाडु के वो क्या कर रहे हैं, वो सर हमारी बात को, हमारे जो 10 बिल्स हैं उसको विथहेल्ड करके बैठे हैं बहुत लंबे समय से, जिसके कारण हम अपने यहाँ पे बिल पास नहीं कर पा रहे हैं। 8 अप्रैल 2025 को इसका जजमेंट आता है। जो डिविजनल बेंच थी जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की, उन्होंने इस बात को हेल्ड किया कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं आर एन रवि, वो 10 स्टेट लेजिस्लेटिव बिल को जो विथहेल्ड करके रख रहे हैं वो इलीगल है। और इसीलिए उनको क्या बोला गया कि सर बेंच ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि आपको जो है क्या करना है, आपको एक फिक्स टाइम फ्रेम में इन बिल का असेंट देना है। अब इस सिचुएशन में ये जो बिल है वो थोड़ा थोड़ा हिंट करता था प्रेसिडेंट की तरफ भी, क्योंकि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर ने बिल रख रखे थे। तो इस सिचुएशन में यह भी बोला गया कि प्रेसिडेंट के पास भी अगर कोई बिल जाता है तो उनके पास भी 3 महीने का समय कि वो या तो उसको असेंट करें या तो बिल को वापस भेज दे। अब इसी बात से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उनको यह बोला है कि क्या आर्टिकल नंबर 201 जो हमें इस टाइप की पावर देता है, उसके तहत क्या सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि अपने 143 आर्टिकल के पावर का इस्तेमाल करके वो राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकते हैं या राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई जवाब नहीं गया है, लेकिन जब जाएगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले लैंडमार्क डेवलपमेंट पे। अगला हमारा लैंडमार्क डेवलपमेंट है सर ऑपरेशन सिंदूर। हम सबको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए वो सभी लोग जो एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले तो जो चारों के चारों सर्विस चीफ हैं, यानी कि 3 सर्विस चीफ और 1 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये इन चारों के चारों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम पता होना चाहिए। आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त आर्मी चीफ हैं और अनिल चौहान जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये दोनों नाम आपको पता है। अब जरा ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, जहां पे हमने देखा कि बीते महीने कुछ ऐसी स्ट्राइक्स करी गई जो कि करी गई थी पाकिस्तान के 9 स्पेसिफिक लोकेशंस पे, जहां उनको डिस्ट्रॉय किया गया, और ये पहलगाम अटैक के बाद हुआ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट क्या है सर, इंडिया ने अपनी स्ट्राइक को जस्टिफाई कैसे किया? यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत, जो कि सेल्फ डिफेंस की बात करता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये इंडिया को बेसिकली, इंडिया नहीं किसी भी स्टेट को परमिट करता है कि कोई भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है या फिर कोई भी ऐसा मतलब आपके ऊपर अटैक होता है जो कि नॉन स्टेट के द्वारा किया गया है, जिससे आपके देश की इंटेग्रिटी को खतरा है या आपकी देश की सिक्योरिटी को खतरा है, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में कोई भी ऑफेंसिव एक्शन कर सकते हैं। और इंडिया ने बार बार ऑपरेशन सिंदूर को जस्टिफाई इसी आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के तहत किया, और यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेंसस की न्यूज। सेंसस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सेंसस क्या है सर? सेंसस का मतलब होता है जनगणना। आखिरी जनगणना इंडिया में कब हुई थी? आखिरी जनगणना इंडिया में हुई थी साल 2011 में। साल 2011 में जो ये जनगणना हुई थी, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था। अगली जनगणना 2021 में होनी थी। सरकार ने बोला इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन उसके बाद वो जनगणना नहीं हुई। अभी रिसेंटली मई के महीने में सरकार ने ये बोला कि जो अगली सेंसस है वो मार्च 2027 तक हो जाएगी, और ये एक कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। तो चलिए एक बार जरा फटाफट हम देख लेते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस क्या होता है। सबसे पहले अगर मतलब की बात करें कि कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब यह होता है कि जब एक सेंसस में केवल हेड काउंट ही ना किया जाए, इस बात का भी डेटा निकाला जाएगा कि जो जातिगत जनगणना है, यानी कि कितनी जातियां जनजातियां हमारे इस देश में रहती हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ताकि आपको एक्चुअल में जो सोशल स्ट्रक्चर है नेशन का वो पता चल पाए। और इस वक्त की गवर्नमेंट ने इस बात को अनाउंस किया है कि वो ऐसा काम करेंगे। अब यहां पे कास्ट सेंसस से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट केसेस जो कुछ पुराने हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि सर पटना हाईकोर्ट ने केस ऑफ यूथ ऑफ इक्वालिटी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में इस बात को डील किया था और इस बात को अनाउंस किया था कि बिहार की सरकार के द्वारा जो कास्ट सेंसस कराया गया था वो कंप्लीटली वैलिड था। अगर आपको ना पता हो तो बिहार की सरकार ने स्टेट अपने विद इन द स्टेट एक कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाया था, जिसको पटना हाईकोर्ट ने क्या किया था? पटना हाईकोर्ट ने वैलिड बोला था। और बिहार के इसी कास्ट सेंसस को चैलेंज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सोच एक प्रयास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। चलिए अब इसके बाद हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो उसको डील करते हैं। सबसे पहले हमारे फेवर में आता है आर्टिकल नंबर 340, जो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बना सकता है जो कि इन्वेस्टिगेट कर पाए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा क्लासेस के बारे में जो कि इंडिया में है। और उसके साथ ही साथ एंट्री नंबर 20 कॉन्करेंट लिस्ट भी ये कहती है कि सर जो सेंट्रल है और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के लिए कोई भी लेजिस्लेशन बना सकते हैं। जब हम बात करते
करते हैं अगेंस्ट की, तो आर्टिकल नंबर 21 राइट टू प्राइवेसी। ये बेसिकली आपने देखा होगा हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं है कि वो अपनी कास्ट पब्लिकली शेयर करें। अब इस सिचुएशन में आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और उसके साथ ही साथ कुछ और ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो अलग अलग केस लॉ से आए हैं, उनका वायलेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आरुई जी, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक हम सब एंटिसिपेट करके चल रहे थे कि जुलाई एंड में हो जाएगा, लेकिन अब जुलाई एंड में होने की चांसेस नहीं है। मेरे कुछ अपने पर्सनल जो सोर्सेस थे, इधर उधर जो मेरी बातचीत थी छत्तीसगढ़ में, वहां पे बस केवल ये बात है कि पीएससी में पेंडिंग है। एक बार आज से एक हफ्ते पहले मुझे किसी का कॉल आया था, उसने बोला था कि हो सकता है दो दिन के अंदर डेट आ जाए, तो मैं इंतजार ही कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जून एंड से पहले वो डेट अनाउंस कर देंगे, तभी अगस्त में एग्जाम हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन बस इतनी है। ठीक है, चलिए, तो उसके साथ साथ कास्ट सेंसस का एक छोटा सा बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया में पहला ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था। 1931 में आजादी से पहले कास्ट सेंसस कराया गया था, जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था। अब इस सिचुएशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर 1951 में इस बात का डिसीजन लिया गया, यानी कि जब हमारी देश आपका डेमोक्रेसी बना, तब इस बात का फैसला लिया गया कि कास्ट का डेटा हम कभी भी कलेक्ट नहीं करेंगे सेंसस में। लेकिन अगर आपको ना पता हो तो साल 2011 में जो सेंसस हुआ था वो कास्ट सेंसस था, यानी कि 2011 में जो जनगणना करी गई वो कास्ट सेंसस थी, लेकिन इसका डेटा कभी पब्लिकली बाहर नहीं निकाला गया। और साल 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोल दिया था कि हम कभी भी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं कराएंगे, लेकिन साल 2025 के मई के महीने में यह बोल दिया गया कि अगला जो सेंसस है, जो कि मार्च 2027 तक होगा, वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हो और आपके मन का ये डाउट भी क्लियर हो गया हो। चलिए, अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी में। इसको फॉलो नहीं किया है तो उसको जल्दी से फॉलो कर लो। उसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि 19 जून यानी कि आज 17 है, 2 दिन बाद हमारे अकेडमी का फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ के फ्री एक्सटेंशन का ऑफर खत्म हो जाएगा, जहां 28,499 में आपको मिल रहा है 2 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, और इसके लिए आप मेरा कोड PS कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये आपको पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है टॉप एजुकेटर्स के साथ, और मल्टीपल बैचेस में आप एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बनाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे आइकॉनिक प्रो को। इस आइकॉनिक प्रो में आपको पूरे के पूरे फीचर्स मिलते हैं आइकॉनिक के, बट उसके साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन और आगे की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी उड़ान बैच ऑलरेडी लाइव हो चुकी है हमारी अनअकैडमी एप्लीकेशन में। ये एक स्पेशल बैच है जो कि एक इवनिंग बैच है। इस इवनिंग बैच में आप अपनी पढ़ाई करते हैं शाम को, यानी कि आप अपने दिन भर का समय स्पेंड कीजिए कोर्ट में या जहां भी आप एंगेज्ड हैं 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को फुलफिल करने के लिए, और उसके बाद शाम को आप आराम से बैठ के हमारी इवनिंग बैच में पढ़ाई कर सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर सबसे हॉट वैकेंसीज हैं, और इन हॉट वैकेंसीज के सबसे इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्सेज अनअकैडमी पे अवेलेबल है एट एन एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफ 7,999। तो अगर इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके अपनी इस जजशिप की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। चलिए सर, पंजाब जुडिशरी कब तक आएगा? पंजाब जुडिशरी के बारे में मुझे एग्जैक्टली बहुत ज्यादा अभी नहीं आइडिया है कि कब आने का प्लान है, लेकिन मेरे ख्याल से पंजाब की हायर जुडिशरी का कोई नोटिफिकेशन आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, थैंक यू गाइज। सर, पहला कास्ट सेंसस कौन सा है? वो 1931 का है। लास्ट कास्ट सेंसस जो इंडिया में डेमोक्रेसी के बाद हुआ था वो 2011 का है। ठीक है, हाई कोर्ट रूल्स में वकालतनामा एंड जिमी ऑर्डर मांग सकते हैं क्या? नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल वेरी सून एंड हैव अ वेरी